हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपका जो विकास है अध्याय उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। ठीक है बच्चों, को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का इंतजार रहता है कि जल्दी से जल्दी हमको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और हम आप उसको याद कर लें। तो आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हमने पूरा अध्याय समझा और अध्याय समझने के बाद जैसे ही हम प्रश्नों की ओर जाते हैं तो मुझे लगता है 50 से 60% क्वेश्चन तो आप आराम से खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। जैसे कि प्रश्न है पहला अपना, सामान्यतः किसी देश के विकास को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो हमने देखा था वीडियो में, आपके पहली दूसरी वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि किस आधार पर, मोटे तौर पर किस आधार पर हम विकास की को मापेंगे, किस देश का विकास, कौन सा देश विकसित है या कौन सा राज्य विकसित है, इसकी हम निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी बुक में। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम सब जानते हैं कि केवल और केवल आय को ही विकास का पैमाना हम नहीं मान सकते हैं। तो उसके लिए स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, शिक्षा का स्तर भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये चारों इसके ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, है ना, घ। इसका उत्तर है घ। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। यानी ये चारों चीजें विकास को मापने का एक मापदंड है। ठीक है। दूसरा जो है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो 4 नाम दिए उन्होंने कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। तो हमने कल ही जो पिछला वीडियो था अपना उसमें ये बताया है पड़ोसी देशों से तुलना करके कि तो उसमें था कि किसका जो इंडेक्स है वो किस मामले में ज्यादा है, किस में कम है। उसमें औसत आयु भी थी, है ना, और आपका प्रति व्यक्ति आय भी दी थी, सब कुछ दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमें याद होगा 4 देश दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका हम आंसर लिखेंगे। इसका आंसर है ख, श्रीलंका। क्योंकि आप देखो श्रीलंका एक छोटा सा देश है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, लेकिन उसकी औसत आयु 75 ईयर्स है। ठीक है। जो मानव विकास सूचकांक की यूएनडीपी की जो सूची है, रिपोर्ट है, उसमें उसका पायदान 73 नंबर है, जबकि भारत 131वें नंबर पे था। तो इन चीजों में कितना अंतर है, सारी चीजों में वो बहुत आगे था, शिक्षा के स्तर में भी और शिशु मृत्यु दर में भी उसका रेट अच्छा था, कम शिशु मृत्यु दर थी उनके यहाँ, तो 12 के करीब थी शायद। तो ये सारी चीजें हम तुलना करके, तो श्रीलंका इस मामले में जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट थी उसमें भारत से बहुत ऊपर था। 73 नंबर कहाँ, 131 नंबर में। तो ये इस तरह से श्रीलंका इसका आंसर है। अगला एक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं और इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी, ये हमें थोड़ा सा पता लगाना है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं 4, 7,500, 3,000, 2,000 और 6,000, तो इसकी औसत वो आय जो है, चौथे परिवार की आय जो है वो 6,000 रुपए होगी। तो इसका आंसर है घ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है घ, 6,000 रुपए, है ना, 6,000 रुपए है इसका। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4, और ये तो ऑब्जेक्टिव वाले थे 3 क्वेश्चन, अब हमें रिटन में लिखना पड़ेगा। तो चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का उपयोग करती है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं, मतलब जो अपनी वर्ल्ड बैंक है वो किस आधार पर किसी उसका वर्गीकरण करती है कि कौन सा देश जो है विकसित है, कौन सा अविकसित है, कौन सा समृद्ध है, कौन सा उच्च आय वाला है, कौन सा निम्न आय वाला है। ये तो विश्व बैंक चूंकि बैंक है तो निश्चित रूप से वो आय के आधार पर करते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, विश्व बैंक
विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है वर्गीकरण करती है। ठीक है, वर्गीकरण करती है। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि उसने जो है 2006 में उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है 2006 में। ठीक है, 2006 में 2004 के आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब कैसे वर्गीकरण किया गया कि 2004 में जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो, 10,066 अमेरिकी डॉलर हो या उससे अधिक हो तो वह समृद्ध देश कहलाएगा। ठीक है, देश होगा। ठीक, तो यहाँ हम समझ लें, फिर इसको मिटाती हूं मैं, कि वर्ल्ड बैंक किस आधार पर निर्धारण करती है, वर्गीकरण करती है, तो वो आय, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारण करती है। तो उन्होंने 2006 में अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, तो 2004 के आंकड़े उठाए थे, यानी 2004 में जिस देश की आय 10,066 डॉलर होती है ना, 10,066 डॉलर है, 10,60,51 डॉलर है ना, 10,60,51 अमेरिकी डॉलर है या उससे अधिक है, तो वो क्या होगा, समृद्ध देश कहलाएगा। और उससे कम होती है तो वो समृद्ध देश की श्रेणी में नहीं आता। अब उसमें उनने समृद्ध देश और निम्न आय वाले देश दो कैटेगरी बनाई हैं। तो निम्न आय वाले देश उन्होंने किसको किया है वो हम थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। ये तो हो गया था समृद्ध देशों की सूची, उससे अधिक 10,000। ठीक है, अब आप देखो उसमें अधिक हो गया ना। अब उन्होंने दिया था निम्न आय वाले, तो 10,000 से ऊपर वो अमेरिकी डॉलर वो हो गए। अब यहाँ देखते हैं कि निम्न आय वाले, तो 825 या उससे कम आय वाले, ठीक है, आय वाले जो देश हैं वह निम्न आय वर्ग में आते हैं। ठीक है, निम्न आय वर्ग में आते हैं। अब इनके माध्यम से हम अपने देश की तुलना कर सकते हैं कि भाई उन्होंने पैमाना बनाया 10,000 जो भी है आंकड़ा, उसके बराबर अगर अमेरिकी डॉलर है या उसके ऊपर है तो वो समृद्ध राज्य है, और अगर किसी देश के प्रति व्यक्ति आय 825 अमेरिकी डॉलर से भी कम है तो वो निम्न आय वर्ग में आते हैं। अब हम अपने भारत की स्थिति देखते हैं, तो भारत जो है 2004 में भारत की आय 2004 में कितनी थी, 620 रुपए प्रति 20 डॉलर प्रति व्यक्ति थी, 620 डॉलर प्रति व्यक्ति। ये वर्ष की बात है, प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं ना, पर ईयर 620 डॉलर प्रति व्यक्ति थी। तो भारत निम्न आय वर्ग में आएगा, निम्न आय वर्ग
में था, ठीक है। अगर उनकी 620 थी और इन्होंने पैमाना बनाया 825 अमेरिकी डॉलर से कम होते हैं या 825 डॉलर होते हैं तो वो निम्न आय वर्ग में। तो चूंकि इनके तो 620 ही था भारत का, तो भारत निम्न आय वर्ग में आएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछी थी एक तो ये कि कैसे तय करती है, कैसे वर्गीकरण करती है विश्व बैंक, तो आय के आधार पर करती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। और उन्होंने 2006 में जो रिपोर्ट दी थी उसमें 10,000 कुछ वो डॉलर हैं, अगर उतने हैं तो समृद्ध देश है, उससे अधिक है तो समृद्ध देश है, और 825 से कम है तो वो निम्न आय वर्ग में आएगा, और भारत की स्थिति निम्न आय वर्ग वाले देशों में होगी, ठीक। अगला जो उन्होंने कहा था कि इसकी सीमाएं, कि यदि उन्होंने जो पैमाना तय किया है उसकी सीमाएं क्या हैं, तो क्या आप ये जानते हैं, हमने इस पर बहुत सारी चर्चा की थी कि केवल आय को ही क्या हम मापदंड बना सकते हैं कि नहीं, आय के आधार पर ही हम उसको कह सकते हैं कि ये विकसित आय है, विकसित देश है या विकसित राज्य है, तो क्या कितना सही है। क्योंकि हमने आपको उदाहरण दिया था कि जो सिर्फ काम करने वाले हैं, कुछ कारखाने ऐसे होते हैं जिनमें खतरा बहुत रहता है और मूलभूत सुविधाओं की गुंजाइश नहीं रहती, तो उनमें पैसा अधिक मिलने के बाद भी जो है लोग खुश नहीं रहते हैं। उसके अलावा पैसे का मापदंड कैसे हो, तो यहाँ पर सीमाओं की हम बात करेंगे। तो सीमाएं हैं, सबसे पहले नंबर 1 जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है। अब जनसंख्या में क्या है कि यदि किसी देश की जनसंख्या अधिक होती है, जैसे किसी, मैंने पहले भी उदाहरण बताया था, किसी देश की जनसंख्या 10 करोड़ है और किसी देश की जनसंख्या जो है 10 लाख है, तो वहां प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही है, तो पूरा औसत मिलाते हैं, पूरे राष्ट्र की पूरी जो इनकम है उसके आधार पर डिवाइड करके वो निकालते हैं। तो चूंकि एक की जनसंख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक ज्यादा अर्निंग आएगी, है ना। 10 लाख व्यक्ति जो है 10 करोड़ व्यक्तियों के बराबर, कितना भी ज्यादा कमाएंगे तो भी कम रहेगा। तो इस आधार पर कैसे निर्धारण हो, क्या पैमाने हो, ये कठिनाइयां आती है। दूसरा होता है परिस्थितियां, परिस्थितियां कि उस देश की परिस्थितियां कैसी हैं, सिचुएशंस क्या हैं, क्योंकि केवल आय के आधार पर हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन सा विकसित है कौन सा अविकसित है, क्योंकि उसके अलावा और भी चीजें होती है। जैसे कि श्रीलंका का तो बहुत सारी चीजें सही थी, और भी एक देश की चर्चा की थी जहां केरल का हमने उदाहरण दिया था कि केरल में हरियाणा से प्रति व्यक्ति आय कम है लेकिन बाकी चीजें उसकी बहुत अच्छी हैं। तो सारी चीजें देखी जाती हैं, सारी परिस्थितियां देखी जाती हैं, केवल आय को हम मात्र आधार नहीं बना सकते। तो ये 2 सीमाएं हैं, जनसंख्या और परिस्थितियां, जो प्रभावित करती हैं वर्गीकरण को, कि सिर्फ आय के आधार पर हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो आज के उसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और लेकर आऊंगी आपसे, अगले हमारे जो प्रश्न हैं आगे के वो हम हल करेंगे। तो वैसे तो आपकी पुस्तक अगर आपको मिल गई है, नहीं मिली है तो मैंने कहा है दीक्षा ऐप से आप डाउनलोड कर लें तो आपको मिल जाएगी। और उसके पीछे जब हमने अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया है तो उसके साथ ही क्वेश्चन आंसर, मुझे लगता है कि अगर ये जो कड़ी दी है 3 या 4 जितने भी वीडियो एक चैप्टर की बनती हैं उनको पूरा देखें। अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो पूरा देखें, उसके बाद आप प्रश्नोत्तर वाली वीडियो देखा करें, क्योंकि पका पकाया खाने में वो आनंद नहीं आता जितना कि हम मेहनत से बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं, और वो आजीवन हम सीख भी जाते हैं। एक होता है कि हम दूसरे का बनाए हुए खा रहे हैं, फिर कभी ऐसी स्थितियां आ जाए हमें कोई बनाने वाला नहीं है तो फिर हम भूखे रह सकते हैं। लेकिन यदि आपको बनाना आ गया तो आप खुद ही हमेशा किसी भी परिस्थिति में भूखे नहीं रह सकते, कुछ भी बना के खा लेंगे। तो यही सिद्धांत होता है। मैं कभी भी प्रश्नोत्तर सीधे नहीं लिखाती हूँ अपनी क्लास में भी, पहले आपको पूरा चैप्टर समझाती हूँ, उसके बाद आप खुद ही करना सीखेंगे। 50-60% तो मुझे लगता है कि स्वयं से ही आप इनके आंसर अपने आप आ गए होंगे अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। तो इस चैप्टर की तो कड़ी रहती है, भाग 1, 2, 3, 4, तो आप पहले तो पूरे भाग देखें और फिर उसके बाद प्रश्नों को हल करें। तब भी कठिनाई आए तो फिर ये प्रश्नोत्तर वाली वीडियो तो मैं आप सबके लिए डालती हूँ। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।